हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में पी ब्लॉक का एकदम लास्ट लेक्चर। आज हम समाप्त कर देंगे पी ब्लॉक को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज का जो हमारा सेक्शन रहने वाला है, इसके अंदर हम बेसिकली हाई मॉलिक्यूलर वेट्स करने वाले हैं। जैसे कि आप देखोगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बचा हुआ है आपका एक सेगमेंट, और आप देखोगे इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में, बोरेक्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा वहां पे पेंडिंग रह गई है, ठीक है। और आपको जो देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के बारे में, लाइक B2S6 की अगर हम बात करें, Al2Cl6 की बात करें, तो ये वाला सेगमेंट जो है वो अपना छूटा हुआ है। तो इसको मैं बेसिकली कहता हूं हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, ठीक है। अब हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के बारे में हमारा जो डिस्कशन है उसको फिनिश करते हैं फटाफट और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो चलो बेटा बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहली चीज मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की जब इस चैप्टर के अंदर चर्चा की जाती है तो उसमें सबसे मेजर रोल आता है, एक तो अगर हम बात करें कि B2S6 का, दूसरा अगर हम बात करें BCl2, हालांकि ये S ब्लॉक का है लेकिन हम यहीं पे कवर करेंगे, और तीसरा अगर हम बात करें Al2Cl6 का, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करता हूं बेटा, यहां पे जरा गौर से देखना, टोटल 3 ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर हम बात करें सबसे पहले BCl2, दूसरा होता है B2S6, तीसरा होता है Al2Cl6, है ना। ये तीन पे हमें चर्चा करना है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के अंदर हम 3 विषयों पे मेन चर्चा करेंगे। अब सबसे पहली चीज सुनो बेटा, यहां पे सबसे पहली जो चर्चा बनती है वो बनती है BCl2 से। अब देखो BCl2 की अगर हम बात करें तो एक बात बताओ, BCl2 का हाइब्रिडाइजेशन बोलो कितना है अभी, तो आप देखोगे नॉर्मल देखा जाए तो कितना होता है, sp होता है। यानी अगर मैं बात करूं B जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, समझने की कोशिश करना। B जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है जिसमें एक S और एक P उसने खर्च कर दी है अपने। सेकंड पीरियड का है तो इसके पास क्या क्या होगा, बेरिलियम वाले के पास 2S और 2P। अब P में कौन कौन सा होता है, एक होता है PXY, एक होता है PXY और एक होता है PXZ, सॉरी PX PY PZ, 3 होते हैं। अब जरा गौर समझो, अगर मान लो अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो ये क्या ऐसा है, sp, यानी S और एक P जा चुके हैं, कोई भी एक P, मान लो PZ को मैं कुर्बान कर देता हूं। अब बचा क्या, PX और PY। तो मान लो इस बेरिलियम के पास क्या बचा हुआ है, तो PX एक ऑर्बिटल और एक बचा हुआ है PY। ऐसे ही इस बेरिलियम के पास क्या बचा हुआ है, तो एक PX और एक क्या बचा हुआ है, PY। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये PB और ये Cl, समझने की कोशिश करो। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना। इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर है, इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर है, इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर है, इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर है। ये लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में दे देता है, और ये लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में, ये लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में, ये लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में। ऐसे ही करके अगर मैं तुमसे बात करूं बेटा, तो जरा गौर से समझने की कोशिश करो। अगर तुम BCl2 को कहां देखते हो, रूम टेम्परेचर पे देखते हो। कहां देखते हो, रूम टेम्परेचर पे। तो ये रूम टेम्परेचर पे बेटा कैसे होते हैं, तो बेटा ये सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड, पक्की बात है। रूम टेम्परेचर पे ये कैसे होते हैं, सॉलिड बात, ठीक है। अब जरा गौर से समझो, इनको लगभग टेम्परेचर दिया जाता है 1000 केल्विन का। किसका, 1000 केल्विन का, ठीक है। तो होता क्या है कि ये फ्रेगमेंट्स में टूट के ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, डाइमर के फॉर्म में। कैसे आते हैं सर, तो ये रहा BCl, ये देखो बेटा, ये रहा BCl, ये देखो बेरिलियम के पास क्या है, खाली ऑर्बिटल है, यहां पे भी क्या है, खाली ऑर्बिटल। ये कहता है मैं तेरी भर दूंगा, मैं तेरी भर दूंगा। और फाइनली अगर मैं बात करूं बेटा जी, 1000 केल्विन पे ये बना लेते हैं डाइमर। क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डाइमर। अगर इनको टेम्परेचर दे दिया जाए लगभग 1200 केल्विन का, 1200 केल्विन का, तो मेरे भाई ये किस में टूट के आ जाते हैं, दैट इज ये लीनियर मॉलिक्यूल में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, लीनियर, यानी ये मोनोमर फॉर्म में आ जाते हैं। अब सवाल समझो, अगर हाई टेम्परेचर की बात की जाएगी तो हाई टेम्परेचर पे ये कितने में है, हाई टेम्परेचर पे डाइमर बना रहा है। वेरी हाई टेम्परेचर पे बेटा, वेरी हाई टेम्परेचर पे बेटा, वेरी हाई टेम्परेचर पे बेटा ये क्या बनाते हैं, मोनोमर बनाते हैं। और अगर मैं तुमसे बात करता हूं सॉलिड होते हैं कब, जब ये होते हैं रूम टेम्परेचर पे। किस पे होते हैं, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे जब होते हैं तब सॉलिड होते हैं। और सॉलिड के साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये क्या है, पॉलीमर है। क्या है, बोलो जल्दी, पॉलीमर है।
ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अगर हम बात करें BeCl2 की, तो BeCl2 जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लिखा हुआ है बेटा, वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है। कहां होता है, तो रूम टेम्परेचर पे नहीं, 1200 केल्विन पे। क्या होता है, वो लीनियर होता है। वहीं अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, तो सॉलिड होता है। एनसीईआरटी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जहां मेंशन किया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन वाला वो बॉक्स बना के वहां एसपी लिखा हुआ है, तो एसपी वेरी हाई टेम्परेचर पे वो होगा। अगर बेटा रूम टेम्परेचर पे तुम बात करोगे तो रूम टेम्परेचर पे कभी भी ये कैसा नहीं होगा, ये आपका अगर रूम टेम्परेचर पे बात किया जाए तो रूम टेम्परेचर पे कभी भी एसपी हाइब्रिडाइज नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैं आपको एक सवाल देता हूं, उसके बाद लिखना आराम से। BeCl2 solid has hybridization, नाउ इसमें समझो, पहला ऑप्शन आपको उसने क्या दे दिया, sp3, दूसरा दे दिया sp2, तीसरा दे दिया sp, और चौथा दे दिया none of these। ये आपको ऑप्शन उसने दे दिया। नाउ यहां पे समझने की कोशिश करो बेटा, जो अगर मैं बात करूं उसने क्या बोला है, सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में होता है, और सॉलिड में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है बोले बेटा, sp3 होता है। क्या होता है, sp3। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सेकंड क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है, डेट इज क्या पूछा जा सकता है वो सुनो। क्वेश्चन सेकंड ये पूछा जा सकता है, BeCl2 has hybridization, BeCl2 has hybridization, BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, उसने क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन sp दिया, sp2 दिया, sp3 दिया, तो अब आंसर क्या होगा, तो अब आंसर आपको sp3 नहीं बोलना। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, अभी आपने बोला। मेरे भाई BeCl2 सॉलिड मेंशन करेगा तब बताओगे उसका हाइब्रिडाइजेशन वो होता है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं BeCl2 का सिंपली पूछ रहा है तो आपको आंसर मार्क करना है sp। समझ रहे हो, ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, गलती करवा देगा तुरंत। क्या BeCl2 के पास कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, BeCl2 कैन शो which among following hybridization, which among following hybridization, BeCl2 इनमें से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, सवाल ये है, ठीक है। पहला दे दिया गया आपको बेटा, पहला दे दिया गया sp and sp2 only, sp2 and sp3 only, sp, sp2 and sp3 all, फोर्थ नन। तो अगर हम बात करें बेटा ये तीनों शो कर सकता है, ठीक है। जब sp करेगा तब ये कैसा होगा, लीनियर होगा। जब sp2 करेगा तो ये किस फॉर्म में होगा, डाइमर के फॉर्म में होगा। एंड व्हेन इट विल रिफ्लेक्ट sp3 इट विल बी इन पॉलीमेरिक फॉर्म। किस फॉर्म में होगा बेटा, पॉलीमर, पॉलीमर के फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। तो ये तीन मेजर सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वही बात है कि ये सवाल के साथ हम आगे चलते हैं, सवाल के साथ हम आगे चलते हैं। और अगर मैं तुमसे बात करता हूं हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो होता है दैट इज B2S6। अब B2S6 में समझने की कोशिश करो। B2S6 किस तरह बना हुआ है, तो इसका मोनोमर जो होता है वो होता है BS3। मोनोमर कौन सा होता है, BS3। और दूसरा अगर मैं बात करूं BS3, ये भी क्या है, मोनोमर। दो मोनोमर को आपस में मिलाया तो बेटा ये दोनों ने मिलके क्या बनाया, B2S6 बनाया, जिसे हम कहते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। अब डाइबोरेन बोलते हैं, अब जरा गौर से समझना डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को समझा दूं। बोरॉन, बोरॉन, यहां पे देखो, ये है बेटा आपका क्या, डाइबोरेन है। क्या है बोलो जल्दी, डाइबोरेन। अब ये एक्चुअल में ऐसे होता है कि चार हाइड्रोजन, ऐसे समझो ये अगर प्लेन है, लेट सपोज, लेट मी एक्सप्लेन यू,
लेट सपोज इफ दिस वन इज योर प्लेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये आपका क्या है, प्लेन है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं ये आपका प्लेन है, तो ये सेंटर में क्या बैठा हुआ है बेटा, बोरॉन, ठीक है। देखना यहां पे मैच करना, ये सेंटर में क्या है, बोरॉन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पक्की बात है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये बोरॉन है, ये बोरॉन एक, ये बोरॉन एक, ठीक है, इनसे दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इनसे दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तीसरा हाइड्रोजन कैसे है, तीसरा हाइड्रोजन अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये देखो, ये दोनों मेरे पेन का पॉइंट देख रहे हो ऐसे, अब देख पा रहे हो, अब क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन। ऐसे ही नीचे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, ये कौन सा है, ब्रिज हाइड्रोजन। कौन सा है, ब्रिज हाइड्रोजन। ये कौन सा हाइड्रोजन है बेटा, तो ये है ब्रिज हाइड्रोजन। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि यहां पे ये कौन सा है, ये कैसा है, तो इसको बेटा आप बोल सकते हो टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हो, टर्मिनल हाइड्रोजन। जब इस स्ट्रक्चर को एक्सरे की मदद से देखा गया, जब इस स्ट्रक्चर को एक्सरे की मदद से देखा गया, तो वहां पे क्या कुछ ऑब्जर्व हुआ, उन बातों पे भी एक चर्चा जरूर बनती है। तो जब इसको एक्सरे की मदद से देखा गया बेटा, तो ये स्ट्रक्चर नजर आया कुछ ऐसा। ये बोरॉन है, समझने की कोशिश करना, ये यहां पे समझो, बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का। देखो यहां पे जरा गौर से, ये टर्मिनल हाइड्रोजन मैं पहले बना रहा हूं, ये टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो सेंटर में मैं बना रहा हूं, ये ब्रिज हाइड्रोजन, ये सेंटर में जो है ये कौन है, ब्रिज हाइड्रोजन। बताता हूं अभी अगर तुम देखो टर्मिनल वाले बॉन्ड को, अगर ढंग से देखो, तो एक बोरॉन का न्यूक्लियस है और एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। यानी कि अगर टर्मिनल वाले बॉन्ड में अगर आप बात करोगे, टर्मिनल वाला जो बॉन्ड है, टर्मिनल वाला, इसमें आपको दो सेंटर नजर आएंगे, टू सेंटर्ड, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहा है, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, दो सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो है ये ब्रिज वाला है। अब ब्रिज वाले में क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, समझने की कोशिश करना। हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन कितने एसोसिएटेड हैं, 2, लेकिन सेंटर कितने हैं, तो सेंटर एक बोरॉन, एक हाइड्रोजन, एक बोरॉन। यानी अगर इस बॉन्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपसे सेंटर कितने नजर आ रहे हैं, तो सर ये जो ब्रिज वाला है इसके अंदर एक बोरॉन का सेंटर, एक हाइड्रोजन का सेंटर, एक बोरॉन का सेंटर। मतलब कि इस ब्रिज वाले के अंदर 3 सेंटर नजर आ रहे हैं, 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ऐसे कितने बॉन्ड हैं सर, तो ऐसे बेटा जी अगर आप ढंग से देखेंगे तो एक ऊपर वाला बॉन्ड है, एक तो आपका ये ऊपर वाला बॉन्ड है, समझ रहा हूं मेरी बात को। यहां पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये बोरॉन, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, समझ रहा हूं मेरी बात को। एक ऊपर वाला ये बॉन्ड है और एक नीचे वाला ये बॉन्ड है, ठीक है। मैं अगेन इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूं, खूबसूरत, समझ रहा हूं मेरी बात को, ये वाला, समझ रहा हूं मेरी बात को। ये जो है ये क्या है, बनाना बॉन्ड, इसी को कहा जाता है बेटा बनाना बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है, बनाना बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है, बनाना बॉन्डिंग, समझ रहा हूं मेरी बात को, बनाना बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। अब जरा गौर से समझना कि ब्रिज वाला जो ब्रिज सेंटर्ड वाला है, जो कि दैट इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ऐसे कितने हैं, तो जवाब है ऐसे 2 हैं। ऐसे कितने हैं, 2 हैं। सवाल यह है कि टर्मिनल वाला 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने हैं, तो आंसर इसका भी क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का, कि 1 2
3 4 हैं, कितने हैं? 4 हैं। समझ रहे हो? सवाल अगला अब ये है, जरा गौर से देखना। ये तो हमने निकाल लिया कि बनाना बॉन्डिंग क्या है, हमने ये निकाल लिया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं इसके पास? 4 हैं। हमने ये भी निकाल लिया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? तो 2 हैं। अब मुद्दे की बात सुनो। अब मुद्दे की बात क्या है? मैंने तुमसे पूछा कि एक बात बताओ, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन बताओ, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन। मैंने कहा मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन बताओ, मैक्सिमम एटम इन प्लेन। एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम है? तो आपका जवाब क्या होगा? सर एक बोरॉन, ये दूसरा बोरॉन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, ये पांचवा हाइड्रोजन, ये छठा हाइड्रोजन। क्यों? ये दोनों कहां है? तो ये दोनों या तो प्लेन के ऊपर है या प्लेन के नीचे है, ये प्लेन में नहीं है बेटा। तो यानी कि मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितना हो जाएगा? 6। पक्की बात है। अगला सवाल ये है, टोटल ब्रिज एटम बताइए, टोटल ब्रिज एटम, टोटल ब्रिज एटम कितने हैं? 1 2 बेस्ट ब्रिज हाइड्रोजन, मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो, अगर मैं एकदम से कहा जाता है एक जगह इकट्ठा होके बोलूं, एक जगह मतलब सेंट्रलाइज होके बोलूं, तो टोटल ब्रिज हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन 6 है, टोटल ब्रिज हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बातें करते हैं। इनमें से एक बात मुझे बताओ, ये वाला जो ब्रिज वाला हाइड्रोजन है, ये कैसा है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कैसा है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो टर्मिनल वाला बॉन्ड है, ये कैसा है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला कैसा है? तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्योंकि 3 सेंटर का मतलब क्या होना चाहिए? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? 2 आजू में और 2 बाजू में, मतलब 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का जैसे इन्वॉल्वमेंट होता है, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। है कितने? 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। वहीं अगर हम बात करें कि मान लो कोई भी लेविस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो लेविस बेस कहां अटैक करेगा? तो सर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे अटैक करेगा या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे? तो जवाब है कि लेविस बेस विल अटैक एट बोलो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि वही क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो B2S6 को कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है। नाउ अगला क्वेश्चन मैं क्या पूछ सकता हूं आपसे, ये रहा B, ये रहा H, ये रहा H, ये H, ये H, ये H, ये H। अब तुम सोच के बताओ मुझे बेटा, जरा गौर से सोच के बताना। मैं तुमसे कहता हूं ये एंगल क्या है? θ1, और ये एंगल क्या है? θ2। यू टेल मी, पहले तो मुझे ये बताओ, यहां पे सपोज करना, अगर मैं तुमसे कायदे से पूछता हूं ये एंगल ज्यादा होगा या ये एंगल अंदर वाला एंगल ज्यादा होगा? तो यहां पे जवाब देखो। पहले तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और एक है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब समझने की कोशिश करो, 3 सेंटर वाले में कितने सेंटर होंगे? तो यहां पे टोटल 3 सेंटर होंगे। ठीक है, 2 सेंटर वाले में तो 2 ही सेंटर होंगे। तो एक बात तो, लेंथ अगर इसकी L1 कह रहा हूं और इसकी लेंथ L2 कह रहा हूं, तो एक बात तो L1 बड़ा या L2? तो सर लेंथ तो L2 की बड़ी होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं लेंथ किसकी बड़ी होगी? इसकी बड़ी होगी, ब्रिज वाले एटम की। यानी कि अगर इस बॉन्ड को मैं बोल दूं बेटा A, इसकी बॉन्ड लेंथ A, ये बॉन्ड लेंथ A कह रहा हूं, ठीक है, और ये बॉन्ड लेंथ कह रहा हूं मैं B, तो मुझे इतना कंफर्म हो जाता है कि B इज समवॉट ग्रेटर देन A, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, 3 सेंटर है, साइज बड़ी होगी, लेंथ बड़ी आएगी। 2 सेंटर है तो साइज छोटी होगी, लेंथ छोटी आएगी। नाउ एक बात बताओ, अगर ये लेंथ बड़ी हो गई, अगर ये लेंथ क्या हो गई? बड़ी हो गई। सपोज करना अगर ये लेंथ बड़ी है बेटा, तो एक बात बताओ, इसने कौन सा ऑर्बिटल चुना होगा? P कैरेक्टर। अच्छा चलो ऐसे सोचो, ये हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना है? हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्या ये आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल होगा? तो बेंट ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिकल हो, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकता है। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट से सोचूं कि अगर ये लेंथ बड़ी है, तो आप मुझे सोच के बताना है यहां पे S
स्फेरिकल होता है और P कैसा होता है, डंबल होता है। एक बात बताओ, इसका लेंथ क्या होगा, L2 होगा, इसका लेंथ क्या होगा, L1। बड़ा कौन सा है? तो सर अगर L2 L1 मत कहो सर, x और y के टर्म में समझा दो, क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी लिख चुके हो। तो यहां पे देखो ये क्या है, मान लो बेटा मैंने x मान लिया, ये मान लिया y। ये बताओ लेंथ किसकी बड़ी होगी? तो अगर मैं बात करूं लेंथ की, अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस है y की लेंथ बड़ी होगी कंपेयर टू x। यानी एक बात मुझे बताओ, बॉन्ड लेंथ अगर आपके अनुसार b की बड़ी है, बॉन्ड लेंथ अगर आपकी b की बड़ी है, यानी कि इसने कैसा कैरेक्टर ज्यादा रखा होगा, p कैरेक्टर इसके अंदर ज्यादा होगा, p कैरेक्टर कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर मेरे भाई ब्रिज वाले बॉन्ड में p कैरेक्टर बढ़ गया, तो एक बात बताओ, ये टर्मिनल वाले बॉन्ड में क्या बढ़ेगा? तो सर टर्मिनल वाले बॉन्ड में बढ़ेगा s कैरेक्टर। क्या बढ़ेगा? s कैरेक्टर। टर्मिनल वाले बॉन्ड में s कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं बेटा कि अगर ब्रिज वाले बॉन्ड में p कैरेक्टर बढ़ा तो टर्मिनल वाले बॉन्ड में s कैरेक्टर, और s को भरपूर क्या दे रखा है भगवान ने? एंगल दे रखा है। s को क्या बोला जाता है? एंगल की दुकान। ठीक है, तो भगवान ने भरपूर s को क्या दे रखा है? एंगल दे रखा है। तो जहां s कैरेक्टर बढ़ा बेटा, जहां s कैरेक्टर बढ़ा बेटा, जहां s कैरेक्टर बढ़ा बेटा, वहां एंगल भी बढ़ेगा, वहां एंगल भी बढ़ेगा, वहां एंगल भी बढ़ेगा। बेटा देखो यहां पे अगर p कैरेक्टर लेट सपोज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी, और जहां पे s कैरेक्टर बढ़ा बेटा वहां पे क्या बढ़ेगा? बोलो जल्दी, बोलो बोलो क्या बढ़ेगा? तो एंगल बढ़ेगा। यानी θ1 और θ2 में अगर मैं बात करूं तो θ1 इज बड़ा देन θ2, तो ये क्या हो गया? बॉन्ड एंगल। क्या हो गया? बॉन्ड एंगल। क्या हो गया? बोलो जल्दी, बॉन्ड एंगल हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? अब इसको थोड़ा और रेस्पेक्ट में अगर सोचना चाहो तो उसमें भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, यहां पे देखो मैंने तुमसे क्या बात किया, मैंने कहा B2S6 के अंदर, B2S6 के अंदर, किसके अंदर? B2S6 के अंदर दो तरह के बॉन्ड है, एक है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और एक है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब मैंने बोला कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखो बेटा दो सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 3 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। ठीक है, तो ऑब्वियस है अगर मैं बात करूं यहां दो न्यूक्लियस मिलके, दो एटम के न्यूक्लियस मिलके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे 3 एटम के न्यूक्लियस मिलके अपनी तरफ इसको खींच रहे हैं। पक्की बात है? बोलो है ना? इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को। तो ऑब्वियस है कि सर ये वाला एरिया छोटा है तो डेंसिटी क्या होगी सर? ज्यादा होगी। ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा है तो एक बात मुझे बताइए, रिपल्सन ज्यादा कहां होगा? तो सर रिपल्सन जो होगा वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा कंपेयर टू 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की। मैंने बोला अगर रिपल्सन ज्यादा तो VSEPR थ्योरी कहती है मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्सन इज मिनिमम। यानी कि वो एंगल अपने आप को, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एंगल को क्या रखेगा? दूर रखेगा। यानी एंगल किस में ज्यादा होगा? तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा कंपेयर टू 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने बोला अट्रैक्शन कहां ज्यादा है ये मुझे बताओ। तो एक ने कहा देख भाई यहां 3 न्यूक्लियस मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और 2 न्यूक्लियस मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कंपेयर टू 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के ज्यादा आएगा। बिल्कुल आएगा, ज्यादा तो आएगा, लेकिन जो 3 सेंटर मिलके जो लेंथ देखोगे अगर इनकी लेंथ L2 है, वहीं 2 सेंटर वालों की लेंथ कितनी है बेटा? तो L1 है। यानी L1 और L2 में बड़ा कौन होगा? तो L2 बड़ा होगा, L1 छोटा होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ L2 बोले तो किसके लिए ज्यादा है? 3 सेंटर वालों के लिए। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा है कंपेयर टू 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के। तो ये वो कुछ सवाल थे जो जवाब के फॉर्म में आपको दिए गए। तो B2S6 के बारे में, बनाना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है,
मैक्सिमम कितने एटम प्लेन में है, मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन ब्रिज पे हैं, ठीक है। ये सारी बातें अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपसे सवाल गड़बड़ नहीं कराया जा सकता। अब अगली बात सुनो, क्या सर एक बात बताइए, ये जो B2S6 है, B2S6 है, ये जो B2S6 है बेटा, यहां पे समझने की कोशिश करना, ये जो B2S6 है, समझने की कोशिश करना। यहां पे अगर बोरॉन की अगर आप बात करोगे तो ये बोरॉन है, ये छोटा छोटा बॉल, समझो बोरॉन को हमने मान लिया सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब दो सेकंड पीरियड एलिमेंट के बीच में जो ये गैप होता है, मान लो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इनके बीच का ये जो गैप है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं। मान लो ऐसे चार बॉल आप सजा दो एक दूसरे के ऊपर, समझ रहे हो मेरी बात को, चार बॉल को एक दूसरे के ऊपर आप क्या करो, सजा दो, ठीक है। तो इनके बीच का ये जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है वॉइड। क्या बोला जाता है, वॉइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, समझना। ये वॉइड जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। चूंकि ये वॉइड बहुत छोटा है बेटा, इस वजह से इसमें छोटे एटम ही आ सकते हैं, इसमें छोटे एटम ही आ सकते हैं। इसमें छोटे एटम ही आ सकते हैं। चूंकि इसमें छोटे एटम ही आ सकते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन लाइक एटम को ही यहां ब्रिज पे रखा जाता है। क्या सर हम यहां CH3 नहीं ले सकते? नहीं ले सकते भाई। क्या सर हम फ्लोरीन नहीं ले सकते? नहीं ले सकते भाई। हाइड्रोजन जैसा छोटा एलिमेंट ही यहां आके बैठ सकता है इस वॉइड के अंदर, इस स्पेस के अंदर, समझ रहे हो। तो इसीलिए कहा जाता है B2F6 नहीं बनता है, लेकिन B2S6 बनता है। अब सवाल एक चीज आता है कि मान लो अगर मुझे यहां किसी को हटा के लगाना हुआ तो क्या मैं लगा सकता हूं? तो हाइड्रोजन से छोटा तो अब मुझे लगता नहीं है कोई है कि जिसको आप लगा सकते हो यहां पे। तो सवाल अगर मान लीजिए जैसे एक बार ये पूछा गया था एग्जाम में कि ऑन एक्सेसिव मिथाइलेशन, ऑन एक्सेसिव मिथाइलेशन मतलब एक्सेसिव मिथाइलिन का रिएक्शन मैं कराऊं किसके साथ? B2S6 के साथ, ठीक है। CH3Cl लेके मैं किसके साथ रिएक्शन कराऊं? ऑन एक्सेसिव मिथाइलेशन, एक्सेसिव मिथाइलेशन maximum number of hydrogen that can be replaced by CH3, that can be replaced by CH3। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं? बेटा देखो यहां पे आप इन ब्रिज वाले हाइड्रोजन को तो छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वॉइड इतना छोटा है कि इस वॉइड के बीच में आके बैठता है। ये वॉइड बहुत छोटा है और इनमें छोटे एटम ही आ सकते हैं, तो यहां तो CH3 के आने का सवाल नहीं है। लेकिन जब तुम देखोगे इस टर्मिनल वाले को बेटा, तो इस टर्मिनल वाले हाइड्रोजन को तुम हटा सकते हो और यहां पे CH3 लगा सकते हो। तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि मैक्सिमम, तो पहला आंसर अगर मान लिया 3, दूसरा मान लिया 4, तीसरा मान लिया 5, चौथा मान लिया 6, तो करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? तो मैक्सिमम आप कितने हटा सकते हो? 4 हटा सकते हो, ठीक है। तो B2S6 के बारे में अगर हमने चर्चा की तो ये मुख्य चर्चा का विषय होता है। इसके अलावा मैंने और सारी बातें इसके बारे में की हैं, दैट इज इन रिएक्शन पार्ट, ठीक है, कि B2S6 का क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चर्चाएं हमने की हैं और बहुत सारी चर्चाएं किसके ऊपर थी कि B2S6 का डिफरेंट रिएक्शन। एक बार वापस मैं रिकॉल करा देना चाहता हूं आप लोगों को, वापस अगर आप रिकॉल कर लेंगे दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। दैट इज B2S6 लिया हमने, 2NH3, टेम्परेचर कैसा रखा? लो टेम्परेचर, ठीक है। वहीं हमने क्या लिया? 2NH3 लिया, टेम्परेचर कैसा रखा? हाई टेम्परेचर। वहीं हमने क्या लिया? NH3 ले लिया एक्सेस में, ठीक है। तो मुझे पता है बेटा यहां पे क्या बना था, आपको भी पता होगा, B2S6.2NH3 मैंने बताया था। आप पीछे जाके आप रिकॉल करके देख लीजिए रिएक्शन वाले पार्ट में, लेक्चर नंबर 2 वाले पार्ट में, ठीक है। उसके बाद से हमने बात की थी, यहां पे अगर हम बात करें कि यहां पे क्या बन जाता है, तो यहां पे बन जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी। इनऑर्गेनिक बेंजीन फॉर्मूला B3N3H6, ठीक है। इसके बाद NH3 एक्सेस के साथ तो यहां बनता है BNX, इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है। क्या बनता है? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है। ठीक है, तो ये बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बेटा और कौन सी रिएक्शन आ सकती है, तो यहां पे NH3 आ गया ना, हाँ ठीक है, NCS3 का होल थ्राइस। तो यहां पे तो होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, बताया था मैंने, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। यहां पे होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। लेकिन बेटा अगर मैं तुमसे यहां पे बात करूं तो यहां पे होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या होता है? सिमेट्रिकल क्लीवेज। ये सब पहले पढ़ा चुका हूं, बस एक बार रिकॉल करा रहा हूं। तो असिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या बनता है आपका? तो यहां बनता है NCH3 का होल थ्राइस कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3, ये बनता है। और इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बेटा? तो B2S6 का यहां पे सबके साथ ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें और कौन सी रिएक्शन, तो B2S6 की एक और रिएक्शन आपको याद रखनी चाहिए मुझे लगता है, डेट इज CO के साथ। तो ये क्या बना लेगा? BH3CO बना लेगा। ठीक है, ये आपको इतनी कुछ बातें। अच्छा, इसके अलावा एक और आएगा आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर। अगर मैं बात करूं वहां पे कहां पे ऑर्गेनिक के अंदर एक रिएक्शन होगी, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एक होता है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक होता है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब है THF। THF के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान करता क्या है? तो इट प्रोवाइड्स मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ, यहां पे अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ, इट प्रोवाइड्स मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ B2S6 डाइबोरेन का। ये क्या बनाता है? मोनोमेरिक फॉर्म। कैसे बनाता है? तो ये देखो यहां पे ऑक्सीजन ये रहा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के किसको देता है? BH3 को। तो डाइमेरिक से मोनोमेरिक। अच्छा, ये करता क्या है? तो ये करता है, ये भी करता है सिमेट्रिकल क्लीवेज। ये सब मैं पहले करा चुका हूं, मैं वापस रिकॉल करा रहा हूं सिर्फ आपको। सिमेट्रिकल क्लीवेज, समझ रहे हो? सिमेट्रिकली काटता है B2S6 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर इतनी बातें आपको आती हैं तो B2S6 के अंदर आपका सवाल गलत नहीं होने जा रहा है, आपसे कोई गलती नहीं होगी, एकदम निश्चिंत रहो। समझ रहे हो मेरी बात को? अब सवाल क्या है? Al2Cl6 का। Al2Cl6 के बारे में क्या कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, उनके बारे में भी सुन लीजिए। वैसे एक काम करो यार, नहीं हो तो नोट कर लो, या ये भी बता ही देता हूं फिर उसके बाद कर। Al2Cl6, वैसे तो अगर मैं बात करूं AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, ठीक है, ये होता है आयोनिक। ये कैसा होता है? आयोनिक। ठीक है, जबकि अगर इनकी बात करें हम तो ये होते हैं कोवेलेंट। ये कैसे होते हैं? कोवेलेंट। ठीक है, अब AlCl3 क्या करता है समझने की कोशिश करना। ये रहा Al, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl। इसके पास क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल। इसके पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल। वहीं अगर हम बात करें कि जैसे ही ये किसके कांटेक्ट में आता है, वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइपोवैलेंट, ये हाइपोवैलेंट होते हैं। हाइपोवैलेंट बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रहा AlCl3, ये क्या रहा बेटा? बोलो जल्दी। AlCl3 रहा। इसके पास क्या है? खाली कटोरा। इसके पास क्या है? खाली कटोरा। यहां पे ये क्या करेगा? जरा गौर से देखना, यहां पे इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं तेरी भर दूंगा, मैं तेरी भर दूंगा। अब जैसे कि AlCl3 भी क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। वैसे तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुनिए। ये डाइमर बनाता है।
अब इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं ये ए है और ये बी है, तो बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी होगी? तो बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी होती है? जस्ट लाइक B2S6, ये किसकी बड़ी होती है? बी की। अगर मैं बात करूं ये θ1 है और ये θ2 है, तो जस्ट लाइक B2S6 इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? θ1 एंड θ2 आ जाएगा। ठीक है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन था। इससे मोरओवर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो क्या है उसके बारे में आप सुनिएगा। यहां पे अगर हम बात करें कि AlCl3 is soluble in both वाटर में भी सॉल्युबल होता है एंड किस में सॉल्युबल होता है? बेंजीन में भी। वाटर और बेंजीन दोनों जगह ये सॉल्युबल होता है। पहली चीज, इस AlCl3 को अगर मैं कहूं कि AlCl3 को अगर मान लो मैं किसके अंदर डालता हूं? H2O के अंदर, तो ये सॉल्युबल होगा, ये घुलनशील होगा। वैसे एक बात कहूं, संसार के सारे क्लोराइड्स जो होते हैं ना, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें मेंस लेवल पे, जनरली संसार के ऑलमोस्ट क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? AlCl3 लिया बेटा, और AlCl3 को लेके इसको किस में डाल दिया? एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दिया। तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ वाटर, तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी स्पेशल पावर है जो कि पानी को उसके आयंस में तोड़ देगी। तो AlCl3 लेके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है, तो ये क्या करेगा? टूट जाएगा, और यहां पे क्या होगा? Al प्लस एक्वस प्लस 3 एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बोले तो जल योजन। जल योजन, जल योजन। पानी के मॉलिक्यूल इनको सराउंड कर लेंगे। जैसे ही ये पानी के अंदर पूरी तरीके साइंस में ब्रेक होंगे, पानी के मॉलिक्यूल इनको क्या करेंगे? कंप्लीटली सराउंड कर लेंगे। दैट इज समथिंग कॉल्ड हाइड्रेशन, जल योजन, जल का जुड़ना। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन इसी AlCl3 को लेके हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? हम इसको ट्रीट करते हैं मॉइस्चर के साथ। जैसे ही AlCl3 को, एनहाइड्रस AlCl3 को, ठीक है, एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है, एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है, इसके अंदर पानी नहीं है, सूखा हुआ पानी नहीं है। इसको लेके आते हैं मॉइस्चर के कांटेक्ट में। मॉइस्चर का मतलब है कम पानी, वाटर कम है, मॉइस्चर में वाटर कम है, तो यहां पे कम वाटर, कम वाटर। तो ये क्या करेगा? मॉइस्चर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, अब पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हाई है, लेकिन पानी ही नहीं ज्यादा है अमाउंट में, एक्सेस में है ही नहीं पानी। तो यहां पे जैसे ही AlCl3 को मॉइस्चर के कांटेक्ट में लेके आओगे, यहां पे क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होती है। क्या होती है? हाइड्रोलिसिस होती है। ये रहा Al, ये रहा Cl, ये रहा Cl। अब देखो ये क्या है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां पे क्या आएगा? H प्लस, और यहां पे क्या आएगा? OH माइनस। पहला बॉन्ड टूटेगा। फिर यहां पे क्या आएगा? OH, यहां पे क्या आएगा? H, दूसरा बॉन्ड टूटेगा। यहां पे आएगा तीसरा H और OH, ये तीसरा बॉन्ड टूटा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट ऑफ पानी किसकी तरफ जाएगा? Al की तरफ। कितने गए? 1 2 3। तो यहां पे बन जाता है बेटा AlOH का होल थ्राइस, और साथ में क्या बन जाता है बेटा? तो ये बन जाता है HCl। इस HCl के बनने की वजह से ही बेटा क्या आता है? व्हाइट फ्यूम आता है। तो white fume appear around the bottle of anhydrous AlCl3 when come in the contact of moisture is due to the formation of HCl। जो कहा जाता है anhydrous AlCl3 के बॉटल के अराउंड व्हाइट फ्यूम अपीयर होता है when it come in the contact of moisture। तो वहां पे वजह क्या है? एटमॉस्फेयर में आप लेके आएंगे उस बॉटल को, मॉइस्चर मौजूद है, मॉइस्चर के साथ वो रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस शो करेगा। यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को कहा जाता है जल अपघटन। क्या कहा जाता है? जल अपघटन। जल अपघटन, अपघटन मतलब जल का खुद टूट जाना। ठीक है, जल अपने आप ही टूट गया। ठीक है, जल अपघटन, जल में खुद ही क्या हो गया? घटन हो गया। समझ रहे हो? टूट गया। तो हाइड्रोलिसिस का रिजल्ट ये होता है कि यहां पे क्या बनता है बेटा? यहां पे बनता है AlOH का होल थ्राइस, जो कि कैसा होता है? जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी होता है। कैसा होता है? जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी, जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी। और साथ में HCl निकलता है, जिसकी वजह से क्या आता है? व्हाइट फ्यूम आता है। अब एक काम करो, एक एक करके आपको मैं आगे करता जा रहा हूं, आप यहां से पहले पेज से नोट कर लो। पहले मैं 1-1 मिनट का पॉज लेके, ताकि आप लोग सारा यहां से यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है,
यहां से हमने शुरू की थी, तो इसको फटाफट से देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक एक करके सारा नोट कर लीजिए आप। चलिए बेटा आगे चले, नेक्स्ट ये आप देख लीजिए फटाफट, देन इसको पॉज, ये देख लो, पॉज करके इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ बस। ठीक है, इसका ले लो, यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना, पॉइंट क्या ऐड कर लेना, बॉन्ड एनर्जी वाला। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एनर्जी की बात सुनो, यहां पे कितना है बेटा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड एनर्जी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। अब तुमको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट थोड़ा सा लग सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो 2 न्यूक्लियस मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यानी कि यहां पे अगर बात किया जाए तो अट्रैक्शन है कम और यहां पे अट्रैक्शन है ज्यादा। ठीक है, तो अट्रैक्शन जहां ज्यादा है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो दैट इज वाई अगर हम बात करें तो बॉन्ड एनर्जी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, ये ले लिया, ये रिएक्शन वाले पार्ट, ये THF ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा, ये ऑर्गेनिक के अंदर ये रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका देख लीजिए Al2Cl6, देन इसका, ये थैंक यू जरूर है लेकिन थैंक यू नहीं यहां पे करते हैं, यहां पे हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो चलिए हम आगे चलते हैं। होल्ड ऑन, लेट मी इरेज दिस। यहां पे अब देखो यहां पे जरा गौर से, अब जो हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं बेटा, वो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के अंदर, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के अंदर, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के अंदर क्या शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में। ठीक है, अच्छा जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी हमने पीरियोडिक टेबल में कर रखी हैं, इस वजह से मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा हूं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं उस पॉइंट को ही मैं कवर यहां पे कर रहा हूं, यानी कि पी ब्लॉक का जो पीरियोडिक टेबल वाला सेक्शन है वो वहां पे कवर कर दिया, बाकी सारा सेक्शन यहां कवर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के अंदर, सबसे पहली चीज इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है सर, ये तो ये होता है B3N3S6। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं जरा गौर से देखना, ये स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, तो ये रहा बोरॉन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा बोरॉन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा बोरॉन, ये रहा नाइट्रोजन, यहां पे सबके बीच में क्या प्रेजेंट है, बोलो बेटा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो बोरॉन के पास क्या होता है बेटा, तो वेकेंट ऑर्बिटल होता है, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर। बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, बोरॉन के पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर अपना उठा के देगा किसके खाली ऑर्बिटल में, बोरॉन के, ये लोन पेयर उठा के देगा किसके खाली ऑर्बिटल में, बोरॉन के, ये लोन पेयर उठा के देगा किसके खाली ऑर्बिटल में, बोरॉन के। अब मान लो अगर मैं तुमसे बात करूं कि क्या यहां पे नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट था, तो सर सेकंड पीरियड का था, और जो लेने वाला है वो कौन से पीरियड का था, तो सर वो भी सेकंड पीरियड का था। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये कैसा बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड है सर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है बोले बेटा, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है,
पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो ये होता है डेटिव बॉन्ड, ये होता है डेटिव बॉन्ड। समझने की कोशिश करना। और डेटिव बॉन्ड को ही क्या बोला जाता है बेटा, तो बैक बॉन्ड बोला जाता है। एक्चुअल में इसको बोला जाएगा पाई डेटिव बॉन्ड। पाई डेटिव बॉन्ड, इनफैक्ट पाई कोऑर्डिनेट नहीं बोलना चाहिए मुझे, पाई डेटिव बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, पाई डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो यानी कि इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है, क्या ये बैक बॉन्डिंग शो करता है, तो जवाब है यस सर, ये क्या शो करता है, आपका बैक बॉन्डिंग शो करता है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद समझने की कोशिश करो बेटा कि पाई डेटिव बॉन्ड के अंदर कैसी शेयरिंग हो रही है, तो सर जवाब ये है कि इसके अंदर अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। कैसी शेयरिंग हो रही है, तो अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इतनी बातें करते हैं, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें तो जरा गौर से देखना, कहा जाता है इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ ऑर्गेनिक बेंजीन, विथ ऑर्गेनिक बेंजीन। आइसोस्ट्रक्चरल विथ ऑर्गेनिक बेंजीन का मतलब क्या है, तो आइए इस बात को भी समझते हैं कि आइसोस्ट्रक्चरल विथ ऑर्गेनिक बेंजीन की तरफ बात करने का मतलब क्या है। तो ये रहा बोरॉन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा बोरॉन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा बोरॉन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा बोरॉन। ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन है। बोरॉन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। बोरॉन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। बोरॉन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उठा के देगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उठा के देगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उठा के देगा। अब अगर आप ऑर्गेनिक बेंजीन को देखते हो तो कुछ अंतर नहीं होता है। अंतर किस बात का होता है सर, बस बोरॉन की जगह कार्बन आ चुका है और नाइट्रोजन की जगह कार्बन आ चुका है, ठीक है। अब जरा गौर से यहां पे देखना, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर C6 होता है, H भी कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। मतलब कार्बन 6 है और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन भी 6 है। यहां पे इनके बीच में क्या होता है, तो पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा, तो पाई बॉन्ड होता है। अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है ये कैसे हैं, प्लेनर है। और प्लेनर चीजों में क्या चलता है, तो रेजोनेंस चलता है, यानी कि अनुनाद चलता है, जो कि आपने ऑर्गेनिक में पढ़ लिया। अगेन मैं एक बार बता दे रहा हूं, रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो यहां पे हो रहा है सेम एज इट इज, अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहां पे भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, कहा जाता है इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ ऑर्गेनिक बेंजीन, यानी कि ये जो बेंजीन आपको दी गई है ये है आपकी ऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं बेटा ये क्या है, तो ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक होता है ऑर्गेनिक बेंजीन और एक होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब मुद्दे की बात क्या है, जरा गौर से वो भी समझना। एक है इनऑर्गेनिक बेंजीन, एक है ऑर्गेनिक बेंजीन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर इन दोनों में अंतर किस बात का होता है। तो पहले अंतर जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इसके अंदर जो बॉन्ड है, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो कैसा है, पाई पाई पाई। यहां पे भी कैसा है, पाई पाई पाई। लेकिन अंतर किस बात का है, ये जो है कोवेलेंट है और ये जो है डेटिव है। और डेटिव कैसा होता है, पोलर होता है। अगर डेटिव पोलर होता है तो एक बात मुझे बताओ, इसके जो पाई बॉन्ड है ये कैसे हैं, पोलर है। और इसके जो पाई बॉन्ड होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव है। समझने की कोशिश करो, एक पोलर है और दूसरा कैसा है, नॉन पोलर। तो क्या सर इसका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, नहीं बेटा। ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए इसका भी डाइपोल मूवमेंट जीरो आएगा और इसका भी डाइपोल मूवमेंट जीरो आएगा। सिमेट्रिकल नेचर होने की वजह से दोनों का डाइपोल मूवमेंट जीरो आता है। अंतर इस बात का है कि इसका जो पाई बॉन्ड है ये पोलर है। एक पाई बॉन्ड की जब बात करोगे तो ये कैसा है, पोलर है। ओवरऑल पोलैरिटी क्या है, जीरो है। यहां पे भी, यहां पे अगर बात करो तो ये तो नॉन पोलर है ही। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि सर एक बात बताइए, क्या ये दोनों प्लानर होने की वजह से आइसोस्ट्रक्चरल है, हाँ बेटा बिल्कुल है। और कोई सिमिलरिटी, हाँ बेटा एक और होता है। तो देखो इनके बीच में पहले सिमिलरिटी बताता हूं। सिमिलरिटी, इनके बीच में समानता कौन सी बात की है, तो पहली चीज तो ये आइसोस्ट्रक्चरल है, आइसोस्ट्रक्चरल। दूसरी चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है।
तीसरी चीज अगर मैं इनकी बात करूं तो म्यू इन दोनों का क्या होता है, 0 होता है। सर व्हाट इज दिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा इसके अंदर बोरॉन कितने हैं, 1 2 3, नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन 6, तो यानी कि बोरॉन कितने हैं, 3, नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 6। यहां पे क्या है, तो कार्बन यहां पे कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, कार्बन कितना है, 6, हाइड्रोजन कितना है, 6 है। अब एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इंटू 6, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कार्बन में, तो कितने कार्बन है, 6, तो 6 36 प्लस 6 कितना हो गया, 42 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। हाइड्रोजन के पास एक ही होगा, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट लिख दिया। बोरॉन के पास कितने होते हैं, 5 इंटू 3 15, 15 के बाद यहां पे 7 इंटू 3 21, 21 और यहां पे 15 कितना हो गया तुम्हारा, 36, 36 और प्लस 6 कितना हो गया, 42। मतलब दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे बेटा तो कितना नजर आएगा, 42, इसीलिए कहा जाता है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चूंकि अगर मैं बात करूं नेट डाइपोल मोमेंट इन दोनों का 0 होता है, इसलिए म्यू इज इक्वल टू 0 कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये कुछ सिमिलरिटी थी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे जरा गौर सुनो, मान लो आपको मैंने दे दिया इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या दे दिया, इनऑर्गेनिक बेंजीन। यहां पे देखो जरा गौर से, यहां पे मैंने तुमको दे दिया इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये लो, सॉरी, ये मैंने दे दिया आपको क्या, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनके बीच में क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर मान लो इसको मैं HCl के साथ रिएक्ट कराता हूं, किसके साथ, HCl के साथ, तो मेरे भाई HCl एक एसिड है, एसिड का काम है दुनिया में H+ देना, तो बाजू में क्या बनेगा, Cl- बनेगा। अब H+ किसके पास जाके अटैक करेगा, तो कई सारे बच्चे जो होते हैं वो इसके पॉजिटिव नेगेटिव को देख के डर जाते हैं और वहां पे सवाल को गलत कर देते हैं। देख बेटा, एक्चुअल में जो लोन पेयर था ना बेटा तेरा, वो किसके पास था, वो सॉरी बोरॉन कह रहा हूं, वो किसके पास था, नाइट्रोजन के पास, और जो वेकेंट ऑर्बिटल था वो किसके पास था, बोरॉन के पास। तो एक चीज समझने की कोशिश करो, इसके पास था वेकेंट ऑर्बिटल और इसके पास क्या था, लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो नॉन बॉन्डेड है। अब एक बात बताओ, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कौन अटैक करने जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, बोलो बेटा, कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, H+ के पास। तो H+ कहां अटैक करेगा, तो H+ अटैक करेगा सर नाइट्रोजन के ऊपर। वहीं Cl- के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन भरपूर है, इलेक्ट्रॉन भरपूर है। इसको क्या चाहिए केवल, तो इसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन भरपूर है, इसको चाहिए केवल खाली कटोरा। क्या चाहिए, खाली कटोरा, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन दे सके अपना। तो खाली कटोरा किसके पास है, तो खाली कटोरा है सर वेकेंट ऑर्बिटल के पास। अगर वेकेंट ऑर्बिटल के पास है तो कितने वेकेंट ऑर्बिटल हैं, तो एक ब्रोमीन ये दिख रहा है, सॉरी ब्रोमीन कह रहा हूं, एक Br ये, सॉरी एक कहा जाता है बोरॉन ये है, एक बोरॉन ये है और एक बोरॉन ये है, तो टोटल 3 बोरॉन है और 3 ही नाइट्रोजन है। मतलब कितने मोल ऑफ HCl इसके साथ रिएक्ट करेंगे, 3 मोल ऑफ HCl will be required to react with complete inorganic benzene। तो यहां पे पहली बात, यहां पे अगर हम बात करें, पहली बात क्या है, तो 3 मोल HCl will react with इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन के साथ कितने मोल HCl रिएक्ट करेंगे, 3 मोल HCl रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे और कितने डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। तो अब देखो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और डाइक्लोरो डेरिवेटिव क्या होता है, पहले अभी आराम से नोट करना, अभी मैं टाइम दूंगा। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि मोनोक्लोरो और डाइक्लोरो बनेंगे कितने। देखो बेटा, मोनोक्लोरो की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक क्लोरीन जोड़ना है आपको, तो ये ब्रोमीन बार बार निकल रहा है, ये बोरॉन है, नाइट्रोजन है, ये बोरॉन है, ये नाइट्रोजन है, ये बोरॉन है, ये नाइट्रोजन है। यहां पे देखो जरा गौर से, सबके पास क्या क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। क्या क्या है, एक एक हाइड्रोजन। अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना है यहां पे, कि यहां पे क्या होगा बेटा, कि अगर मान लो मैंने ले लिया है HCl, मैंने क्या ले लिया है, HCl। अब मान लो मुझे Cl अटैच करना है, तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं और कितने डाइक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जो बनते हैं बेटा, वो यहां पे बनते हैं आपके कितने, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनते हैं बेटा टोटल 2 बनते हैं। कितने बनते हैं, 2।
कितने बनते हैं बोलो जल्दी, 2। और वहीं पे अगर हम बात करें डाई क्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे इसके अंदर, तो डाई क्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे 4। कितने बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे। सर कैसे? देख बेटा होता क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये बोरॉन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, बोरॉन है, ये नाइट्रोजन है, बोरॉन है। अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पे समझने की कोशिश करना कि इस बोरॉन के रेस्पेक्ट में मान लो मैंने क्लोरीन यहां पे लगा दिया, एक क्लोरीन जो था वो मैंने कहां लगाया, इस बॉन्ड को तोड़ के मैंने एक क्लोरीन यहां पे लगाया, समझना। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव में या तो यहां पे बोरॉन से क्लोरीन जुड़ेगा या फिर वो किससे जुड़ेगा। मान लो अगर मैंने कहा कि ये बोरॉन और ये नाइट्रोजन, अगर इस बॉन्ड को तोड़ के मैं क्लोरीन जोड़ूं तो या तो यहां जुड़ेगा या तो यहां जुड़ेगा, यानी बोरॉन से जुड़ के अलग सिमेट्री आई और नाइट्रोजन से जुड़ के अलग सिमेट्री। अरे एक अलग अलग बॉन्डेड एटम है ना भाई, ये अलग बॉन्डेड एटम है, ये अलग है, अलग बॉन्डेड एटम है जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अलग बॉन्डेड एटम है। और ये कहां, ये क्या है, ये भी अलग बॉन्डेड एटम है, ये भी अलग बॉन्डेड एटम है। यानी यहां बोरॉन से जुड़ा हुआ है और यहां पे किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। ये दोनों अलग अलग बॉन्डेड एटम है। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मतलब एक क्लोरीन जब तुम्हें जोड़ना है तो एक क्लोरीन या तो तुम किसके साथ जोड़ लो, या तो तुम बोरॉन के साथ जोड़ लो या तुम नाइट्रोजन के साथ। जैसे यहां नाइट्रोजन से जुड़ा है और दूसरी बार यहां नाइट्रोजन से हटा के मैं किससे जोड़ देता हूं, मैं यहां पे जोड़ देता हूं, देखना जरा गौर से, यहां पे किससे जोड़ देता हूं, यहां बोरॉन से जोड़ देता हूं। तो बोरॉन या नाइट्रोजन दोनों में से कहीं एक जगह जोड़ सकते हो। यानी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे बेटा, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव अगर मैं बात करूं तो 2 बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। या बोरॉन से जुड़ के बनेगा, मैं लिख दे रहा हूं, या बोरॉन से जुड़ के बनेगा या नाइट्रोजन से जुड़ के बनेगा, नाइट्रोजन से जुड़ के बनेगा, या बोरॉन से जुड़ के बनेगा या नाइट्रोजन से जुड़ के बनेगा। लिख लेना इसको, पूरी बात को। मैं जो बोल रहा हूं मैंने तो सिर्फ मार्क कर दिया बोरॉन या नाइट्रोजन, लेकिन तुम प्रॉपर लिख लोगे अपने नोट्स के अंदर कि या तो बोरॉन से जुड़ के बनेगा या नाइट्रोजन से जुड़ के बनेगा, या तो बोरॉन से जुड़ के बनेगा या नाइट्रोजन से जुड़ के बनेगा। यानी कि अगर हम बात करें कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे बेटा, तो यहां पे 2 बनेंगे, या तो वो बोरॉन से जुड़ के या तो वो किससे जुड़ के, नाइट्रोजन से जुड़ के बनेगा। अब मुद्दा समझो, डाइक्लोरो डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं तो देखो बेटा, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, समझो ये मान लो बोरॉन है और यहां पे एक क्लोरीन मैंने जोड़ दिया, इस हाइड्रोजन को हटा के मैं जोड़ के बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ, यहां पे हाइड्रोजन ऐसे लिख देता हूं, बोरॉन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखो यहां पे एक बारी अगर मैंने क्लोरीन यहां जोड़ दिया और यहां पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पे अगर रिंग में अगर मैं बात करूं ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, तो यहां पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके जस्ट आजू वाली पोजीशन को कहा जाता है बेटा ऑर्थो पोजीशन, इससे थोड़ी दूर वाली पोजीशन को कहा जाता है मेटा पोजीशन। समझे क्या, बेटा पोजीशन। यहां पे अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है पैरा पोजीशन। अब डाइक्लोरो डेरिवेटिव कितने बन सकते हैं, तो टोटल 4 बनते हैं। कैसे कैसे बनेंगे, तो यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सुनो। किसी भी अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं, अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है यहां पे, तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। अगर सर ग्रुप यहां जुड़ा होता तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अगर ग्रुप यहां जुड़ा होता तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अगर ग्रुप सर यहां जुड़ा होता तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। समझ रहे हो, अगर यहां जुड़ा होता तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो कि मान लो बेटा अगर मैं बोरॉन पे अटैच करता हूं तो ऑर्थो क्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे, तो एक बोरॉन पे जुड़ेगा और एक कहां जुड़ेगा, क्लोरीन पे। डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन आपको जोड़ के देखना है। तो ये कितने हो गए बोलो जल्दी, ये एक ऑर्थो पे, एक कहां पे बन गया बोलो जल्दी, ऑर्थो पे, और एक मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब देखो अगर मान लो ऑर्थो तुम इसको मानते, ऑर्थो अगर सॉरी अगर इसको मेन मानते ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो डिफाइन करोगे तो यहां एक क्लोरीन जुड़ेगा और बी पे एक क्लोरीन जुड़ेगा, मतलब ऑर्थो पे कहीं जोड़ोगे। ऑर्थो मतलब क्या हो गया, जस्ट एडजेसेंट पोजीशन। तो अगर एक बोरॉन पे जुड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरा नाइट्रोजन जो होगा वो ऑर्थो पे होगा ही होगा, चाहे आजू में जोड़ो चाहे बाजू में जोड़ो। अच्छा चलो, नाइट्रोजन को मेन फंक्शनल ग्रुप मान रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में यही दोनों ऑर्थो बनेंगे। यानी एक क्लोरीन अगर यहां जोड़ोगे तो चाहे आजू जोड़ो चाहे बाजू जोड़ो, जोड़ना एक ही है क्योंकि दो जोड़ने हैं टोटल क्लोरीन। डाई क्लोरो वर्ड क्या है, डाई क्लोरो, 2 ही क्लोरीन, या तो ऐसे जोड़ो या तो ऐसे जोड़ो। तो एक नाइट्रोजन पे जुड़ेगा, दूसरा किस पे जोड़ रहा है, बोरॉन पे। यानी कि ऑर्थो के बारे में अगर बात किया जाए, 4 में से ऑर्थो वाला जो डेरिवेटिव होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होगा, 1 2 बोले तो कहां पे होगा, 1 1 क्लोरीन अगर कहां जुड़ेंगे,
तो ये जुड़ेंगे, आपका एक B से जुड़ेगा तो N से दूसरा जुड़ेगा, या दूसरा N, अगर पहला N से जुड़ गया तो दूसरा B से जुड़ेगा। अब दूसरा समझो, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है मेटा क्लोरो डेरिवेटिव और तीसरा क्या होता है, पैरा क्लोरो डेरिवेटिव। अब पैरा में भी देख लो, अगर एक क्लोरीन यहां जोड़ा तुमने तो इसका पैरा कहां है, ये, तो अगला क्लोरीन बोरॉन से ही जुड़ेगा। अगर मान लो तुमने यहां जोड़ा तो इसका पैरा क्या है, ये, तो दूसरा बोरॉन से ही जुड़ेगा। अगर तुमने बोरॉन पे ये पहला जोड़ा तो दूसरा कहां जुड़ेगा, ये इसका पैरा रहा तो यहां पे ही जुड़ेगा। यानी कि ऑर्थो और पैरा पे तो क्या जुड़ेंगे, एक एक क्लोरीन जुड़ जाएंगे, ठीक है, 1 4, ये क्या हो गया 1 2 1 2, और यहां पे ये क्या हो गया, कहां कहां जुड़ेगा, बी पे जोड़ा तो एन पे अगला जुड़ेगा। मेटा में क्या आता है, मेटा में टोटल 2 आते हैं, ऑर्थो में एक आया, पैरा में एक आया, एक और एक 2, लेकिन मेटा में कितने आते हैं, 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बोरॉन पे एक क्लोरीन जोड़ रहे हो तो अगला क्लोरीन कहां जुड़ेगा, बोरॉन पे, ठीक है, ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा, ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा, तो अगर बोरॉन पे जोड़ रहे हो तो अगला क्लोरीन बोरॉन पे जुड़ेगा। अगर इन दोनों को देखोगे तो ये अगर मेटा है तो ये इसके रेस्पेक्ट में, अगर ये मेटा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है, यानी बोरॉन और बोरॉन पे ही जुड़ेगा केवल दोनों क्लोरीन। समझ रहे हो मेरी बात को, बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ। तो यानी कि पहला मेटा तो क्या बन गया बेटा, पहला मेटा बन गया 1 और 3, पहला क्या बन गया, बी बी मिल जाए, क्या मिल जाए, बी बी। या फिर अगर मान लो तुम नाइट्रोजन पे जोड़ते हो तो इसके रेस्पेक्ट में अगला मेटा ये है तो अगला यहीं पे जुड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में अगला मेटा ये है तो यही जुड़ेगा। समझ लो, तो दोनों की कनेक्टिविटी बदल गई है, एक जगह नाइट्रोजन से क्लोरीन जुड़ रहा है, एक जगह बोरॉन से जुड़ रहा है। यानी मेटा में अगर हम बोले तो 2 पॉसिबिलिटी है 1 3 की, कौन कौन सी, एक तो बी बी और एक एन एन, यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 2। तो याद रखना, आपको क्या डायरेक्ट याद रखना है कि अगर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पूछा जाए किसके अंदर, मोनो मतलब एक, क्लोरो डेरिवेटिव, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे, तो टोटल 2 बनते हैं। अगर वहीं डाई क्लोरो डेरिवेटिव पूछा जाए तो टोटल कितने बनते हैं बेटा, 4 बनते हैं। कितने बनते हैं बोलो बेटा, 4 बनते हैं। कौन कौन से, एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे, और 2 कहां बनते हैं, मेटा पे। मेटा पे कौन कौन से, एक बीबी की कनेक्टिविटी, एक एनएन की कनेक्टिविटी, ठीक है। तो इसको देख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देख लिया बेटा, नोट कर लिया। चलो अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, आगे हम चलते हैं। अब जरा गौर से यहां पे देखना, अगला जो आता है डेट इज बोरेक्स। कौन सा आता है, बोरेक्स। आप लोगों ने बचपन में इसका फॉर्मूला जो सुना था 9th 10th में, डेट इज Na2B4O7.10H2। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूं कि आपको ऐसे तो याद रहे तो ये तो बेहतरीन है ही, दूसरा एक तरीका बताता हूं, उससे याद रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। कैसे, एक्चुअल में इसके स्ट्रक्चर से वो फॉर्मूला निकलता है, डेट इज BOB, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं लगे हाथ ही बना देता हूं, ठीक है। BOB, ठीक है, ये O, ये B, यहां पे क्या होता है, ये OH, यहां पे ये होता है OH, यहां पे ये होता है OH, और यहां पे ये होता है OH, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला बना, इसके अंदर B कितने नजर आए, तो एक B, ये देखो एक B, ये दूसरा B, ये तीसरा B, ये चौथा B, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं बेटा आपसे, तो यहां पे Na कितने नजर आ रहे हैं, 2। Na कितने नजर आ रहे हैं, 2। कैसे Na 2 नजर आ रहे हैं, ये देखो यहां पे B ने 4 बॉन्ड बना लिया तो सर पे नेगेटिव आया, तो Na प्लस एक यहां आके जुड़ता है और एक Na प्लस यहां आके जुड़ता है, तो Na कितने नजर आ रहे हैं, 2। Na2, B कितना नजर आया, तो B4, Na2B4। ऑक्सीजन कितना नजर आ रहा है, तो ऑक्सीजन नजर आ रहा है, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये 4, और एक ऑक्सीजन ये 5। तो ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं, 5। आगे अगर हम बात करें कि OH कितना नजर आ रहा है, तो OH नजर आ रहा है एक, ये एक OH ये नजर आ रहा है, एक OH ये नजर आ रहा है, और एक OH ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो OH कितने नजर आ रहे हैं, OH नजर आ रहे हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर हम बात करें टोटल पानी के मॉलिक्यूल कितने बाहर जुड़े रहते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल लगभग जुड़े रहते हैं 8H2O, ठीक है। 8H2O जुड़े रहते हैं, यहां पे मैंने लगा दिया 8H2O, समझ रहे हो। अब देखो जरा गौर से, अगर तुम देखोगे बेटा तो तुमको एक चीज बड़ी अच्छी नजर आएगी, खूबसूरत, यहां पे कि इस बोरॉन के साथ कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसको कहा जाता है टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट, ठीक है।
यहां पे कितने नजर आ रहे हैं? टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट, ठीक है, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पे देखेंगे टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट कितना नजर आ गया है, तो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट नजर आ गया है यहां पे 4, ठीक है, सॉरी 2। कौन कौन सा? एक तो ऊपर वाला और एक कौन सा वाला बेटा? एक ये नीचे वाला। और इसके अंदर ट्राई न्यूक्लियर यूनिट करेंगे, ट्राई न्यूक्लियर यूनिट देखेंगे, ट्राई न्यूक्लियर, तो ये कितने हैं? ये भी 2 हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे 2 कौन से हैं? तो ये और ये वाले, ठीक है, ये और ये वाले हैं दोनों, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कितना होगा? sp2 होगा। क्यों? क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। ऊपर वाले का अगर देखोगे तो यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 4 होगा। हाइब्रिडाइजेशन 4 का मतलब sp3, 1 2 3 4, ये 4 क्या हो गया? sp3, और इसका क्या हो गया? sp2 हो गया। अब सवाल ये है कि जेईई मेंस में एक बार सवाल पूछा, सवाल क्या पूछा? उसने बोला क्या कि ये Na2 है, B4 है, OX मान लिया, OH को क्या मान लिया उसने? Y मान लिया, और डॉट ZH2O, यहां बाहर क्या लिख दिया उसने? ZH2O है। उसने बोला X प्लस Y प्लस Z का सम बताइए। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब X प्लस Y प्लस Z आपको कैसे पता रहेगा? अगर आपको यह पता है कि X की वैल्यू कितनी है? 5, अरे X किसकी वैल्यू? ऑक्सीजन की पूछ रहे हैं। Y की वैल्यू कितनी है? 4, और Z की वैल्यू कितनी है? 8, तो 5 4 9 9 8 कितना हो गया? 17। तो ये जेईई मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई मेंस में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर कितने रिंग नजर आ रही हैं? तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर से मैं मार्क कर दे रहा हूं, ऑक्सीजन वालों में प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग नजर आ रही है। बाजू में देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग नजर आ रही है। तो 6 मेंबर्ड रिंग कितनी नजर आ रही हैं? तो 2 6 मेंबर्ड रिंग नजर आ रही हैं। कितने नजर आ रही हैं? 2 6 मेंबर्ड रिंग। टोटल बीओ बॉन्ड पूछा गया, बीओ बॉन्ड बताओ। तो जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि सर देखो एक बीओ बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये है, 3 ये हो गया। ऐसे ही एक ये है, एक ये है, और एक ये हो गया, 6 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर एक ये है और एक ये है, 8 हो गया। एक ये है सर और एक ये है, 10 हो गया सर। बस 10 होता है? नहीं बेटा, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, और एक ये भी है। यानी कि ये कितना हो गया टोटल बीओ बॉन्ड? 14 बॉन्ड हो गया। कितना हो गया? 14 बॉन्ड हो गया। समझ रहे हो? अगला सवाल है कि इसके अंदर बीओबी लिंकेज कितना है? बीओबी लिंकेज, क्या? बीओबी लिंकेज। तो बीओबी लिंकेज कितना है बेटा? तो देखोगे 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, यानी बीओबी लिंकेज कितना आ रहा है टोटल? तो आंसर है 5 आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कितने sp2 हाइब्रिडाइज हैं? तो 2 sp2 हाइब्रिडाइज हैं। कितने sp3 हाइब्रिडाइज हैं? तो 2 sp3 हाइब्रिडाइज हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको देख लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट यहां पे नोट कर लो कि ब्रिज ऑक्सीजन, तो ब्रिज ऑक्सीजन 1, ब्रिज ऑक्सीजन 2, ब्रिज ऑक्सीजन 3, ब्रिज ऑक्सीजन 4, ब्रिज ऑक्सीजन 5। ब्रिज क्या करता है? 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है। तो जो 2 बोरॉन को कनेक्ट करे तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कितने हैं ऐसे? तो टोटल 5 हैं। तो यहां पे एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, टोटल ब्रिज ऑक्सीजन कितने हैं? तो 5 है, ठीक है, टोटल ब्रिज ऑक्सीजन 5 है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे देखना जरा गौर से। अब होता क्या है यहां पे, अगर मैं तुमसे बात करूं, वंस अगेन थैंक यू, स्लाइड हिम्मत को नहीं रोक सकती, ठीक है। आप लोगों का जेईई मेंस में सिलेक्शन कराना है तो मेहनत दोनों को करना पड़ेगा, एक तुमको भी और एक सामने से हमको भी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो जरा गौर से देखना। अब अगर मैं तुमसे यहां पे बात करता हूं, समझने की कोशिश करो।
एक्चुअल में क्या होता है, Na2B4O7.10H2O को ले लेते हो और इसको जब आप हीट करते हो, ठीक है, तो हीट करते हो तो यहां पे क्या होता है, देखो 2 मोल Na है तो ये क्या बन जाएगा, NaOH बन के निकल जाएगा, 2 मोल NaOH बनेगा, प्लस साथ में क्या बनता है आपका, तो यहां पे बनेगा S3BO3 बन जाता है, ठीक है। ये कितने मोल बनता है, 4 मोल बनता है, ठीक है, S3BO3 बनता है। अब देखो ये क्या है बेटा, तो ये है एक वीक एसिड, क्या है, वीक एसिड जो H+ नहीं लेता है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये कैसा है, वीक एसिड है। ये वीक एसिड इसलिए है क्योंकि ये H+ लेता नहीं है, H+ नहीं लेता, H+ नहीं लेता। और अगर मैं बात करूं क्या करता है फिर ये, तो ये H+ देता नहीं है, उल्टा मैंने लिख दिया। ये एसिड का काम होता है H+ देना, तो ये H+ देता नहीं है, H+ देता नहीं है, ये H+ देता नहीं है, ठीक है। रेदर इट टेक्स OH- फ्रॉम बेस, रेदर इट टेक्स OH- लेता है बेस से, लेता है बेस से, बेस से ये क्या करता है, OH- लेता है। अब समझना है यहां पे वीक एसिड की अगर हम बात करें, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब तुम एक चीज समझने की कोशिश करो, ये क्या है, नंबर में ज्यादा है, और ये क्या है, नंबर में कम है। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो समझने की कोशिश करना कि यहां पे अगर डोमिनेट कौन करेगा, तो डोमिनेट ऑब्वियस है, स्ट्रॉन्ग बेस करेगा। क्या करेगा, डोमिनेट, स्ट्रॉन्ग बेस करेगा। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करना कि अगर हम तुमसे बात करें कि अगर इस मीडियम को न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, तो 2 मोल HCl लेना पड़ेगा। 2 मोल HCl क्या करेगा, तो ये एक तगड़ा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। अच्छा, ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको कहा जाता है बफर। बफर बोले तो बफर इज अ मिक्सचर ऑफ बेसिकली व्हाट, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, बफर। बफर क्या होता है, जो पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है। क्या करता है, जो पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। जब सीएसडी सर आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसके अंदर पढ़ाएंगे ये बात कि यहां पे जरा गौर से सुनिए, जो पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, जो पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, जो पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, बफर बोलेंगे, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में सुनने को मिलेगा। अब जरा गौर से यहां पे समझो कि अगर मुझे इस मीडियम को न्यूट्रलाइज करना है तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कितने मोल HCl की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियस है 2 मोल HCl की। तो यहां पे मैं एक लाइन और लिख सकता हूं, टू न्यूट्रलाइज द मीडियम we need to neutralize the medium, यहां पे ये मार्क करके लिख दे रहा हूं, to neutralize the medium we need 2 moles of HCl, 2 moles of HCl will be required, ठीक है। अब जरा गौर से यहां पे देखो, यहां पे क्या बनेगा, अब बचा क्या रह जाएगा, डेट इज H3BO3, और अब ये क्या देता है बेटो, तो ये क्या देता है, व्हाइट पीपीटी देता है। ये क्या देता है, व्हाइट पीपीटी। याद करो रिएक्शन पढ़ाते वक्त मैंने एक बात बोली थी कि बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन, किसका, बोरेक्स का। अगर हम बात करें बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन लेके अगर इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे H+ बोले तो एसिड, H+ आएगा कहां से, एसिड से। तो बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन देखो, अभी पानी जुड़ा हुआ है, उड़ा नहीं है, जब लेके अगर मैं H+ के साथ ट्रीट करता हूं तो यहां पे क्या बनेगा आपका, तो H3BO3 व्हाइट पीपीटी आ जाता था। याद करो रिएक्शन वाले पोर्शन में पढ़ाया था, व्हाइट पीपीटी आता है। व्हाइट पीपीटी किसका आता है, दैट इज H3BO3 का आता है। किसका आता है, H3BO3 का आता है। समझ रहा हूं मेरी बात को। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये रहा बोरेक्स, और बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन को लेके एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनता है, व्हाइट पीपीटी बनता है। क्यों, क्योंकि बोरेक्स हीट होगा, हीट होके क्या होगा, सबसे पहले वो NaOH और H3BO3 में टूट जाएगा। अब 2 मोल HCl क्या करेंगे, इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बचा क्या रहेगा, H3BO3, जो कि क्या देता है, व्हाइट पीपीटी देता है। तो बोरेक्स को अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में डालते थे तो व्हाइट पीपीटी कैसे आता था, उस बात का लॉजिक ही ये रहा। तो इसको देख लीजिए और उसके बाद से हम फिर आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए ठीक है। इसके अलावा एक और बात सुनना, क्या लिखा हुआ है कि यहां पे व्हेन HCl इज एडेड, देखना यहां पे HCl जब ऐड किया गया
तो यहां पे व्हाइट पीपीटी आ गया। व्हाइट पीपीटी आ गया क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो HCl ने क्या किया है, NaOH को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो when HCl is added, then aqueous solution of borax give white PPT, ठीक है, व्हाइट पीपीटी। क्यों? क्योंकि यहां बन क्या रहा है, H3BO3। क्या बन रहा है, H3BO3। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करना, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको न्यूट्रलाइज करके H3BO3 का पीपीटी लाया गया। इसके बारे में कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कालाइन। क्यों? क्योंकि जैसे ही बोरेक्स लिया आपने और यहां पे समझो ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें डोमिनेट क्या करेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस करेगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस करेगा, इसीलिए कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कालाइन। इसीलिए ये लाइन कही जाती है अल्कालाइन, मतलब क्षारीय यानी कि बेसिक। ये इनफैक्ट ये तो मैं पहले ही लिखूंगा, एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कालाइन। ये कैसा होता है, अल्कालाइन होता है। एक्वस सॉल्यूशन इसका कैसा होता है, अल्कालाइन होता है। ठीक है, तो यहां पे ये बात नोट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। नाउ कहा जाता है बोरेक्स इज इंड्यूमिनिसेंट। इसका मतलब क्या होता है, जो गर्म करने पर फूल जाए, 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 उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंड्यूमिसेंट। ठीक है, अब जरा गौर से समझना, सबसे पहले प्लेटिनम का वायर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्लेटिनम वायर। ठीक है, इसके ऊपर चुटकी भर क्या रखा जाता है, बोरेक्स रखा जाता है। क्या रखा जाता है, बोरेक्स रखा जाता है, चुटकी भर। चुटकी भर क्या रखा जाता है, बोरेक्स। इसको हीट किया जाता है। जैसे ही हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फूल के कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कांच जैसा फूल के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा सब्सटेंस है, इंड्यूमिनिसेंट, जो कि गर्म करने पे क्या करता है, फूल जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा, कांच जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कांच जैसा। ठीक है, कांच जैसा हो जाएगा। अब जैसे ही कांच जैसा होगा, अब यहां पे समझने की कोशिश करना, बनता क्या क्या है यहां पे, तो NaBO2 प्लस क्या बनता है यहां पे, B2O3, और इसी को क्या बोला जाता है, बोरेक्स बीड। क्या बोला जाता है, बोरेक्स बीड, बोरेक्स बीड। अब इसको हम ट्रीट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड, मेटल कहां का होता है, तो ये होता है डी ब्लॉक का। कहां का होता है बेटा, डी ब्लॉक का। अब यहां पे जब हम ट्रीट करते हैं तो यहां पे क्या बनता है, MbO2। इसे हम कहते हैं MbA। MbA बोले तो मेटाबोरेट। क्या बोलो, मेटाबोरेट। इसे हमने क्या कहा, मेटाबोरेट। और ये मेटाबोरेट क्या होता है, तो मेटाबोरेट होता है कलर्ड। ठीक है, तो बोरेक्स बीड टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तो जनरली इनके कलर को पहचानने के लिए बोरेक्स बीड टेस्ट का यूज किया जाता है। तो बोरेक्स बीड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बोरेक्स बीड टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई the color of many transition element फॉर एग्जाम्पल। सर कोई एग्जाम्पल देके बताओगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहां पे ये जो मेटल है, इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, इसकी जगह पे कोबाल्ट ले लिया, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा COBO2 बनता है, COBO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, और ये कैसा होता है, तो ये होता है ब्लू बीड। कैसा होता है बोलो बेटा, ये होता है ब्लू बीड। जनरली एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इनफैक्ट जो जेईई मेंस ने पहले पूछा भी है वो यही पूछा है कि COBO2 का कलर कैसा होगा, तो ये कैसा होगा, ब्लू बीड। अगर मान लो यहां पे मेटल आपने ले लिया, क्या, क्रोमियम ले लिया, Cr+2, तो ये किस कलर का होता है, तो ये ग्रीन कलर का। इसका कैसा कलर आएगा, तो इसका बीड कैसा बनेगा, तो ये ग्रीन कलर का बनेगा। समझ रहे हो? तो ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें, जो कि किसके बारे में की जाती हैं, बोरेक्स के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे और देखते हैं और कुछ क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ठीक है,
अच्छा एक वर्ड यहां पे छूट गया, यहां पे ऐड कर लेना, मैनी मेटाबोरेट्स, मेटाबोरेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। इसके अलावा जो लास्ट पड़ाव है अपना वो है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स में आपको क्या याद रखना है, तो सुनो, प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स दो मेथड से किया जाता है। एक तो होता है कॉलेमेनाइट, ठीक है, कॉलेमेनाइट। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ca2B6O11 प्लस लेके हम इसको किससे ट्रीट करते हैं, Na2CO3 से। तो इससे क्या होता है, तो इससे आपका बनता है एक तो CaCO3 का पीपीटी बन के सेटल डाउन हो जाता है, प्लस यहां पे क्या बनता है बेटा, तो प्लस यहां पे बन जाता है Na2B4O7। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। प्लस क्या बनता है आपका, तो यहां पे बनता है सोडियम बोरेट, ठीक है, और इसको कहा जाता है मदर लिकर, ठीक है। लिक्विड जो कि क्रिस्टलाइजेशन के बाद बच गया, समझ रहा हो मेरी बात को। तो यहां पे अगर हम बात करें, इसको फर्दर हम किससे ट्रीट करते हैं, CO2 से, और फिर से हम किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, Na2B4O7 का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो एक होता है कॉलेमेनाइट से बनाने का तरीका और दूसरा होता है ऑर्थोबोरिक एसिड से। तो इसको देख लो पहले, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है कॉलेमेनाइट, और दूसरा क्या तरीका है, तो फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड, फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड बोले तो H3BO3 से, H3BO3 प्लस हम यहां पे क्या लेते हैं बेटा, तो यहां पे अगेन लेते हैं Na2CO3, और जब इन दोनों को साथ में हीट करते हैं तो अगेन क्या बनता है आपका Na2B4O7, समझ रहे हो, तो ये बन जाता है, और इसे क्या हम बोलते हैं, तो ये हो गया आपका बोरेक्स, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये बन जाता है। अच्छा मदर लिकर क्या होता है, तो मदर लिकर मैं उसे कहता हूं, मैं क्या इनफैक्ट उसे कहा जाता है लिक्विड जो क्रिस्टलाइज सब्सटेंस निकालने के बाद बचता है, क्रिस्टलाइज सब्सटेंस निकालने के बाद बचता है, ठीक है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। अभी भी पी ब्लॉक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन बचा हुआ है, हाइड्रोलिसिस वाला पोर्शन बचा हुआ है, दैट मोस्ट प्रोबेबली वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तब तक आप लोग इस सारी चीजों को पढ़िए और पढ़ते पढ़ते देखिए, सारी चीजों को एंजॉय कीजिए मस्त तरीके से, समझ रहा मेरी बात को, ठीक है। तो चलिए, कुछ बात कहनी थी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लेक्चर को इतनी देर सुनने के लिए, और बस अपना चैप्टर बढ़िया तरीके से तैयार करो, PYQs लगाना शुरू कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय।